सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नथियूं थियनि अॼुकल्ह शादियूं, तव्हां थोरो हाणे ई सम्झो। हा त सुशीला, तूं उन्हनि खे चइनि न कि रिश्तो.com ते ॻोल्हिनि। अच्छा त इहो छा आहे वरी? रिश्तो.com हिकु सिंधियुनि जे लाइ वेबसाइट ठही आहे। रजिस्ट्रेशन पहिरीं ॻाल्हि त हिकदमि फ्री आहे। उन खां पोइ माना छोकिरनि जा ऑप्शन्स ईंदा या छोकिरियुनि जा ऑप्शन्स ईंदा, जेको माण्हू ॾिसे थो। मिनिमल नॉमिनल रेट था वठनि। ऐं ॿी ॻाल्हि त हिननि वटि काउंसलर बि अथई। ऐं अगरि हा थी वञे, रिश्तो पको थो थी वञे, त 10% पैसा वापसि था ॾियनि। ऑल ओवर इंडिया हिननि जी वेबसाइट हलंदी आहे। ऐं हाणे हुननि जी थाने में नई ब्रांच भी खुली अथई। अरे वाह। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। डंडा बताने की उनकी अभी ताकत नहीं है। बहुत उन्होंने गुनाह कर लिए, बहुत उनके ऊपर पहले से ही केसेस हैं। डंडा दिखाने की बात ना करें तो ठीक है, वरना लाल दरवाजा उनका इंतजार कर रहा है। उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी और टीओके के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल हाल ही में टीओके प्रवक्ता कमलेश निकम द्वारा लगाए गए आरोपों पर उल्लासनगर बीजेपी अध्यक्ष राजेश वद्रिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजेश वद्रिया ने न केवल निकम को आड़ियात लिया, बल्कि टीओके प्रमुख ओमी कालानी के मीडिया में दिए गए बयानों पर भी तीखा हमला बोला है। पिछले इंटरव्यू में आपने कालानी को लेकर अपना वक्तव्य में कहा था कि कालानी हर 2.5 साल में अपनी राजनीति, अपना गठबंधन और अपना बॉस बदलते। इसी वक्तव्य को लेकर और भी कई सारे आरोप आपने जो भी बातें बताई थी, इसे लेकर कमलेश निकम ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आपके लिए भी कटाक्ष किए और उसके बाद पूरे पार्टी को लेकर कहा। उन्होंने पहले तो आपको पलटू राम और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? जो खुद को महान या बड़ा समझते हैं, उनको जनता ने आमदार के चुनाव में उनकी हैसियत दिखा दी है। 30,000 से ज्यादा वोटों से उनकी जो हार हुई है, लगता है कि उससे कुछ उन्होंने सबक नहीं सीखा है। इसके साथ ही उन्होंने आपके लिए यह भी कहा कि आपकी जो उल्लासनगर महापालिका में 78 नगर सेवकों के जो वार्ड है, तो आपकी पूरी तैयारी नहीं है। ये तैयारी को लेकर उन्होंने एक जानकारी भी दी, कोई गोपनीय जानकारी दी कि हमने अभी उस पर आपसे सवाल किया था कि लास्ट जो आपकी प्रदेश बैठक हुई थी, जहां पर सिर्फ आपने ही प्रतिक्रिया दी थी, आपने ही अपने वरिष्ठों को बताया था कि आने वाले महापालिका चुनाव में हमें शिवसेना के साथ गठबंधन करना चाहिए। तो इसी बात का उन्होंने पूरा विवरण किया था। इस जो बैठक में किस तरीके से आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने ये चीजें रखी। तो इस मीटिंग में उन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा था कि ये बेड़ा मानोसा है और कितना फालतू आदमी है कि इनका कुछ भी तैयारी नहीं है। तो हालांकि ये चीजें है क्या, किस तरीके से बातें दी, उनके बारे में गोपनीय जानकारी, आखिर क्या बात है? देखिए, महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र चव्हाण जी ने एक बैठक ली थी। जो बैठक हमारी पार्टी के इंटरनल बैठक है, और जो ये बातें बता रहे हैं, ऐसी कोई भी बात मैंने नहीं रखी थी। मैंने हमारी पूरी 78 सीटों की तैयारी है, इसका एक ढांचा उनके सामने रखा था, और वो गोपनीय जानकारी है और ये अपने हिसाब से कुछ भी बनाई बातें बताते हैं, क्योंकि वो बातें हमारी जो गोपनीय है, मैंने उनको 78 की सीटों की मेरी तैयारी बताई थी, तो वो यहाँ मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बीजेपी को अगर अकेला लड़ने का मौका मिला तो बीजेपी 78 सीटों पे अकेली लड़ेगी। तो जो उनका वक्तव्य था, जो अलग तरीके से बात की जा रही थी, तो आपको नहीं लगता कि राजनीति में स्तर गिरते जा रहा है? राजनीति में स्तर तो कालानियों ने कभी का गिरा दिया है।
कमलेश निकम जैसे व्यक्ति को, जिसके ऊपर इतने गुनाह दर्ज हैं, 11 साल की राजनीति में अकूत धन, अकूत संपत्तियां बनाई हैं, तो ये दिखाता है कि राजनीति में एक तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की है, वो तो पुरानी स्टोरी है कालानियों की। अभी उन्होंने भ्रष्टाचार को आगे किया है, सेटिंग को आगे किया है, प्लान पास करवाना, टीडीआर के घोटाले करना। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, पीडब्ल्यूडी होवे, टाउन प्लानिंग होवे, वाटर सप्लाई होवे, जिनमें इन लोगों ने घपले नहीं किए हुए और करवाए नहीं हो। तो ये जो पैसा है वो सब दलालियों का, ये टेंडरों का, ये घपलों का पैसा है जो दिख रहा है आपको कि वो कितने करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहता है, लाखों रुपए की बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। लोनावाला, पूना, थाना, उल्लासनगर, कल्याण में उनकी प्रॉपर्टियां हैं। वो क्या दिखाता है? 11 साल की राजनीति में इतने बड़े ज्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? वो जनता जानती है कि ये जो राजनीति का जो उन्होंने कमर्शियल कर दिया है वो इस तरह से कर दिया है। ओमी कालानी का भी एक बयान आया, एक निजी चैनल पर उसने बयान दिया कि राजेश वद्रिया जो टीका टिप्पणी कालानियों पे कर रहे हैं वो है तो हमारी प्रोडक्ट ना। उनकी प्रोडक्शन नहीं हूं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि ओमी मेरे सामने बच्चा था जो कालानी महल के कंपाउंड में जो है वो फुटबॉल से खेलता था। हालांकि मैं पप्पू कालानी के बहुत नजदीक रहा हूं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि मैं उनके साथ में रहते हुए भी कभी क्रिमिनल एक्टिविटी में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये हर एक को सीखना है कि वो गुरु से कैसी चीजें लेता है और कौन सी चीजों को छोड़ता है। आपने एक और बात का जिक्र किया था कि पीओ के जो पक्ष है वो रजिस्टर नहीं है, उनको झंडा नहीं है, उनको मफलर नहीं है, तो उनका कोई वजूद नहीं है। इसी पर उन्होंने बात कही थी कि 2017 के महापालिका चुनाव के बाद यही राजेश वद्रिया पीओके की तरफ से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे, तब इनको झंडा या बैनर, मफलर तब याद नहीं आया निशानी। ये उनकी गलतफहमी है कि मुझे स्टैंडिंग कमेटी उन्होंने दी। मैं उनको याद करवाता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हमारी बात हुई थी कि वो मुझे स्टैंडिंग कमेटी के लिए मनोनीत करेंगे, लेकिन वो रविंद्र चौहान जी के घर पे गए और उन्होंने कहा कि मुझे पंचम कालानी को स्टैंडिंग कमेटी में लेना है। तो बोला आपने तो राजेश वद्रिया से, चौहान साहब ने उनसे कहा कि आपका तो राजेश वद्रिया से वादा है कि आप उनको सभापति बनाएंगे। उन्होंने कहा राजेश, मुझे वहां पर मेरे घर का, परिवार का सदस्य चाहिए। राजेश वद्रिया हमारे परिवार के सदस्य जैसा है, हमारा परिवार का सदस्य नहीं है। और उनको एक भी बात और याद करवा दूं कि वो उस दिन गोवा जाने वाले थे, उन्होंने अपनी फ्लाइट जो है वो मिस कर दी और दूसरी फ्लाइट से फिर टिकट लेके गोवा गए थे, तो उन्होंने मुझे नहीं दी। सभापति का जो पद है वो मुझे रविंद्र चौहान ने दिया है। मतलब कालानी भी अपने ही घर के लोगों के लिए सब पद उनकी डिमांड्स करते हैं। देखिए, आमदार हो, महापौर हो, स्थायी समिति का सभापति हो, ऐसे बड़े पद ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देती है। कालानियों ने, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी भी उन्होंने अपने किसी कार्यकर्ता को कोई बड़ा पद नहीं दिया है। आपने अभी रविंद्र चौहान साहब का नाम लेकर उनके जिक्र किया, यहाँ पर मैं आपसे यही पूछूंगा कि कल एक कार्यक्रम हुआ जिसमें ओमी कालानी के मौजूदगी में कैलाश चैनानी, जो पिछले समय पर काफी टाइम बीजेपी में आने के लिए उत्सुक थे, रुके हुए थे, तो अब वो टीओके में चले गए। उनका ऐसा कहना था कि चौहान साहब ने उनसे वादा किया था कि हम आपको आगे चलकर देंगे, लेकिन कुछ बीजेपी नेताओं की गुटबाजी और खींचातानी के चक्कर में उनको वो चीजें नहीं मिली, जिस वजह से वो गुटबाजी को देखते हुए वो टीओके में शामिल हुए। तो आप इस बातों को कैसे देखते हो? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विशेष अधिकार है कि वो किसे अपनी पार्टी में ले और किसे पार्टी में ना ले। तो वो चौहान साहब ने
ठीक नहीं समझा होगा उनको लेना, तो उनको नहीं लिया। और रही बात गुटबाजी की, भारतीय जनता पार्टी में कभी गुटबाजी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी परिवार है और परिवार में मिलजुल के रहते हैं, इसमें कोई गुटबाजी की बात है ही नहीं। मैं आपसे ओमी कालानी के बयान का एक और सवाल पूछूंगा आपकी। ओमी कालानी ने एक निजी चैनल पर ऐसा भी बयान दिया कि शिवसेना के साथ गठबंधन कर अभी जो शिवसेना के साथ साई पक्ष और पीओके का एक छोटे भाई के तौर पर गठबंधन हुआ है, तो आने वाले महापालिका चुनाव में जो विनिंग नंबर है उससे भी हम ज्यादा लेकर आएंगे और बीजेपी इन चुनाव में सबसे कम नंबर लेने वाली पार्टी बनी। देखिए, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करना तो इनकी पुरानी आदत है। कभी इन्होंने कहा है कि हम आमदार की चुनाव नहीं हारेंगे, हमेशा जीतेंगे। हर चुनाव से पहले बोलते हैं महापौर हमारा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में जब ये लोग आए, प्रवेश किया, तभी जाके पंचम कालानी महापौर बनी। अपने बलबूते पे लड़के और अपने बलबूते पे महापौर बना के दिखावे तो हम भी माने कि कालानियों में कितना दम है। आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी की क्या फिगर, क्या रणनीति, क्या नंबर होंगे आपके हिसाब से? 45+। राजेश जी, पेपर में भी चर्चा हुई है कि भाजपा में गुटबाजी की वजह से कोर कमेटी के कई सदस्यों ने राजीनामा दिया है, इस पर सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी अभी तक बनी नहीं है, तो इस्तीफा देने का सवाल नहीं उठता है। आपके पास इस्तीफा का कोई पत्र हो तो मुझे दिखाइए। ओमी कालानी का एक और भी बयान था कि हम आने वाले समय पर हम अपना झंडा भी बताएंगे, अपना निशानी भी बताएंगे और डंडा भी बताएंगे। जहाँ तक राजेश वद्रा जी का जो उन्होंने टिप्पणी की है, वो शायद भूल गए हैं कि वो खुद इसी प्रोडक्शन हाउस से निकले हुए हैं और जिस वक्त स्टैंडिंग कमेटी चाहिए थी तब टीओके के पास झंडा भी था, डंडा भी था। अभी वो झंडा तो आएगा ही आएगा, डंडा भी हम दिखाएंगे जल्दी। हम उत्सुक हैं उनका निशानी और उनका झंडा देखने के लिए। डंडा बताने की उनकी अभी ताकत नहीं है। बहुत उन्होंने गुनाह कर लिए, बहुत उनके ऊपर पहले से ही केसेस हैं। डंडा दिखाने की बात ना करें तो ठीक है, वरना लाल दरवाजा उनका इंतजार कर रहा है। लाल दरवाजा क्या है राजेश जी? जेल का बड़ा दरवाजा होता है ना, यड़ावड़ा जेल, उसका जो दरवाजा होता है उसको कलर लाल बोलते हैं, लाल कलर लगा हुआ होता है, इसके लिए उसको लाल दरवाजा बोलते हैं। तो लाल दरवाजा उसका इंतजार कर रहा है, वो डंडा दिखावे तो उसको लाल दरवाजे में भेजेंगे। अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि वद्रा के इन आरोपों और बयानों पर टीओके के नेता किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह जुबानी जंग किस मोड़ पर पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।